Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to everyone. Hope so you all are doing well. This is Aksa Fatma and you are watching Multi-Tech Academy. So today we are going to start our third chapter whose name is Introduction to Database, DBMS and RDBMS. And also we know that about the difference and the introductory part of DBMS and RDBMS. So let's start. So first of all, the first thing which we want to know is that what is database. As we know that data is a raw fact and the collection of data is known as information, and be more about telling that the collection of information is known as database. ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि डेटाबेस जो होता है वो इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है. ठीक है, छोटे से पार्ट को जब हम लोग एक लिस्ट में रख देते हैं, मीन्स उसको एक इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देते हैं या उसको बहुत सारी डेटास को कलेक्ट कर लेते हैं तो वो एक इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है. ठीक है, अब मल्टीपल इंफॉर्मेशंस को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, उसको अपडेट करना, ये किसका काम होता है? ये डेटाबेस का काम होता है. मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली स्टोर्ड होती है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर या मैनुअल सिस्टम के अंदर, वो डेटाबेस कहलाती है. सो द डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड data, or we can say that the metadata organized in a way that the data can बी ईजिली एक्सेस्ड. वो बता रहा है कि इस तरह डेटा को इंटर रिलेट किया जाए, इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाए कि उसको आसानी से एक्सेस कर लिया जाए. एक्सेस कहाँ पर किया जाए? फॉर एग्जांपल आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो और जहाँ पर आप लोगों ने डेटाबेस बनाया हो, अब उसको आपने रिट्रीव करना है, उसको अपडेट करना है या डिलीट करना है. इट्स अप टू यू हाउ टू मैनेज दैट. ठीक है, मैनेज एंड अपडेटिंग योर डेटा. एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी अ डेटा. वो बता रहा है कि कोई भी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन भी होगी तो वो एक डेटा कहलाता है. वी नो दैट. फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ योर स्कूल. ठीक है, स्कूल का जो नेम है वो एक डेटा है. ठीक है, जब हम स्कूल के नेम के साथ प्रिंसिपल का नेम भी अटैच कर देते हैं, उसकी लोकेशन भी बता देते हैं, उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स वगैरह भी पढ़ा रहे होते हैं वो भी बता देते हैं, तो ये क्या हो जाती है? वो एक इन्फॉर्मेशन हो जाती है. फिर फर्दर मोर हम लोग उस इन्फॉर्मेशन के डीप जाएं तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि आप लोगों ने एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल एक जगह पर रखी हुई है, आप लोगों ने डिपार्टमेंट्स की जो है इंफॉर्मेशन अलग जगह पर रखी हुई है, आपने जो है पियोन्स वगैरह उनकी इंफॉर्मेशन अलग से रखी हुई है, और उन सब डेटा को और उन सब इंफॉर्मेशन को उन कलेक्टिवली सेव्ड किया हुआ है किसके अंदर? डेटाबेस के अंदर. सो डेटाबेस को सेव करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको एग्जिस्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए और सॉर्टिंग करने के लिए आप लोगों को सॉफ्टवेयर की नीड होती है. जब हम लोग कंप्यूटर बेस्ड डेटाबेस बनाते हैं तो हमें सॉर्टिंग और फिल्टरिंग की नीड होती है, और वो जो होती है वो हम सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से करते हैं. ठीक है, द डेटाबेस इज एक्चुअली अ प्लेस वेयर रिलेटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर एंड वेरियस ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन इट. ठीक है, वो बता रहा है कि डेटाबेस क्या है? वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, मीन्स द रिलेटेड. जब हम लोग रिलेटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो मेटा डेटा होता है. मेटा डेटा कहते हैं डेटा अबाउट डेटा को. ठीक है, डेटा अबाउट डेटा क्या है कि एक इंफॉर्मेशन से हमें दूसरी इंफॉर्मेशन मिले. ठीक है, एक इंफॉर्मेशन की, एक डेटा की बिना पर हमें दूसरी इंफॉर्मेशन मिले, वो हमारा मेटा डेटा कहलाता है. इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन अ वेरियस ऑपरेशन. फिर ये होता है कि जब हम लोग डेटा को एक्सेस करते हैं या अपडेट करते हैं तो हमें उनके ऊपर वेरियस ऑपरेशन अप्लाई करने होते हैं, तो दोज ऑपरेशन विल बी शुड बी अप्लाइड ऑन द सॉफ्टवेयर. सो वी आर गोइंग टूवर्ड द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो हम लोग सबसे पहले इसकी एब्रीविएशन को देख लेते हैं कि DBMS इज एब्रीविएटेड फ्रॉम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. मीन्स डेटा, द वर्ड डेटा, द फर्स्ट वर्ड D, base first word B, the management first word M, and system the first word S. ठीक है, अब आप लोग इसकी कॉम्बिनेशन को किस तरह समझेंगे? जब हम लोग डेटाबेस की बात करते हैं तो हमें पता होता है कि हम लोग इसके अंदर इंफॉर्मेशन को कलेक्टिवली स्टोर कर रहे हैं. जब हम लोग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम लोग उसको क्या कर रहे होते हैं? हम लोग उसको अपडेट भी कर रहे होते हैं, उसको रिट्रीव भी कर रहे होते हैं, उसको डिलीट भी कर रहे होते हैं. और जब हम लोग सिस्टम की बात कर रहे होते हैं तो मतलब कि हमारी जितना भी डेटा है, हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी मैनेजमेंट हो रही है, वो एक सर्वर साइड पर, PC साइड पर, डेस्कटॉप PC की साइड पर काम हो रहा है. मीन्स वो डिजिटल वर्क हो रहा है. ठीक है, मैनुअल सिस्टम नहीं है. ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. जब हम लोग
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो इट्स मीन कि हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें। और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर चलते हैं? हमारे कंप्यूटर्स के अंदर चलते हैं। और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है इंट्रोड्यूसिंग इन 1960, ठीक है। 1960 के अंदर जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड डिजिटल डेटाबेस को इंट्रोड्यूस करवाया। उससे पहले जितने भी हमारे डेटाबेस चलते थे वो क्या थे? हमारे फाइल बेस्ड सिस्टम थे। फाइल बेस्ड रिकॉर्ड्स होते थे, रजिस्टर्ड के अंदर हम लोग रिकॉर्ड्स को सेव करते थे, हम लोग वहीं से सॉर्ट आउटिंग करते थे। फिर हमारे पास वहाँ पर रेडंडेंसी का इशू आ जाता था, डेटा डुप्लीकेशन हो जाती थी, डेटा रिसीव नहीं होता था, किसी इंसिडेंट्स की वजह से हमारी फाइल जो है वो लॉस्ट हो जाती थी, या वो गुम जाती थी, या फट जाती थी, या जल जाती थी, तो हमें उस डेटा की भरपाई करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जो बताया जा रहा है, तो वो उसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर एक पीसी के ऊपर वर्क करेगा, और पीसी की जो सिक्योरिटी जो होती है वो एक ख़ास दर्जे की होती है, मैनुअल सिस्टम से काफ़ी अच्छे दर्जे की होती है। सो मोर ओवर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलो टू creation, definition, manipulation of the data. Creation of data means you can create database in the database management system software, and you can defining, आप लोग उसको जब क्रिएट करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे, उसको यूजर क्रिएट करेंगे, ठीक है, फिर उसको डिफाइन करेंगे कि ये डेटाबेस किस किस को इस डेटाबेस की एथोराइजेशन मिलेगी, ठीक है। और फिर उसको मैनिपुलेट करना मतलब कि आप लोग उसको रिट्रीव कर रहे हो, आप लोग उसको डिलीट कर रहे हो, या फिर आप लोग उसको अपडेट कर रहे हो, या फिर उसको एक्सेस कर रहे हो। जिस तरह भी मैनिपुलेशन हो सके आप उसके ऊपर कर सको। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज एक्चुअली अ टूल यूज्ड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन द डेटा इन द डेटाबेस। वो बता रहा है कि हम लोगों ने ये बात तो समझ ली कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल टूल्स होंगे, और उन टूल्स का क्या काम होगा? मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करना उन टूल्स का काम होगा, ठीक है। अब वो जब मल्टीपल ऑपरेशंस उनके किसके ऊपर अप्लाई होंगे? डेटा के ऊपर अप्लाई होंगे। वो डेटा कहाँ पर स्टोर होगा? वो डेटा एज अ इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस में स्टोर होगा। अब आप लोग इसकी सिंपल और बड़ी से बड़ी मिसाल ये ले लें कि आप लोग गूगल सर्च इंजन पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप लोग सर्च इंजन पर कोई जो है कीवर्ड लिखते हैं, तो एक सर्वर साइड जो एप्लीकेशन गूगल की चल रही है, बड़ा सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो आपके उस कीवर्ड को अपने डेटाबेस के अंदर फाइंड करके आपको लिस्ट ऑफ डेटा प्रोवाइड करता है। फिर आप अपनी जो है, और वो सॉर्ट आउट भी कर देता है कि कौन सी वेबसाइट जो है वो ज़्यादा रेटिंग रखती है। जो ज़्यादा रेटिंग रखती है वो अप साइड पर आ जाती है, और जो लोअर रेटिंग की वेबसाइट होती हैं वो मल्टीपल पेजेस के ऊपर फिर आ रही होती हैं। सही है। ये देखें, आप लोगों को मैनुअली इस सिस्टम से निकाल कर एक अपडेशन की तरफ भी ले आए, जहां पर डेटा को फाइंड करना भी बहुत आसान है, डेटा पर ऑपरेशन अप्लाई करना भी आसान है। डेटाबेस ऑल्सो प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू द डेटाबेस। अब आप लोग ये देख लें कि आप लोग जब गूगल के अंदर सर्च करते हैं तो आप लोग सिर्फ उस डेटा को सर्च कर सकते हो, ठीक है। जिसने वो अपलोड किया है उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी एथेंटिकेशंस को सिक्योर रखना किसका काम है? गूगल का काम है। गूगल क्या है? गूगल एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर, सर्वर साइड सॉफ्टवेयर जो है वो डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं। मींस प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी हाई लेवल पर आ गई, ठीक है। अब इट मेंटेन्स डेटा कंसिस्टेंसी इन केस ऑफ मल्टीपल यूजर। मींस कि जब आप लोग देखेंगे एक वेबसाइट को यूज करने वाले मल्टीपल यूजर होते हैं तो हमारी वेबसाइट जो होती है वो हैंग हो जाती है। वो जो हैंग हो जाती है उसको कहते हैं डेटा की कंसिस्टेंसी बढ़ गई है, ठीक है। मींस कि उसको एक्सेस करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। इस सूरत में जो है वो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी जो है वो उनके ऊपर डिफरेंट कम्युनिकेशनल अटैक्स नहीं कर सकते, कोई वायरसेस वगैरह अपलोड नहीं करते, ठीक है, कर सकते, क्योंकि ये सिक्योरिटी उन लोगों को प्रोवाइड की जाती है। हेयर आर सम एग्जांपल ऑफ द पॉपुलर डेटाबेस। अच्छा, सिंपल अगर आप लोगों को बिजनेसेस के लिए डेटाबेस बनाना हो, माइस्क्ल में बना सकते हैं। फिर आप लोग स्टैंडर्ड बिजनेसेस के लिए या फिर बड़ी कम्युनिकेशंस के लिए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जब डेटाबेस बनाते हैं तो ऑरेकल्स में बनाते हैं, ठीक है, सेबेस में बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक पहला प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग डेटाबेस की बुनियाद सीखते हैं, ठीक है। और IBM एंड DB2 जो है
वो भी डेटाबेस की एक सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। सो होप सो आप लोगों को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में समझ में आया होगा कि किस तरह ये वर्क करता है। मीन्स ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मल्टीपल टूल्स हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस अप्लाई होंगे, डेटा पर अप्लाई होंगे, वो डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। फिर उस डेटाबेस को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट की सूरत में कर सकते हैं, हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, हम उसको डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। फिर इनकी अथेंटिकेशंस और राइट्स भी जो हैं वो मल्टीपल यूजर्स को होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि ये डेटाबेस को यूज़ करने वाले में, इस सिस्टम को यूज़ करने वाले किस तरीके के हमें कंपोनेंट्स जो होंगे वो रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि डेटाबेस जो होता है वो डिवाइड होता है 4 कंपोनेंट्स पर। 4 कंपोनेंट्स क्या हैं? बड़े ही अहम कंपोनेंट्स हैं, इनको आप लोग फिंगर्स पर याद कर लें। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है यूज़र। यूज़र क्या कौन कौन से होते हैं? अब आप लोग देखेंगे एक यूज़र होता है जो गूगल पर सर्च करता है। ठीक है, एक यूज़र होता है जो गूगल के अंदर वो सर्च इंजन को मैनेज कर रहा होता है और मींस वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। और एक यूज़र होता है जो उस डिफरेंट वेबसाइट्स को मैनेज कर रहा होता है और उसको डेवलप कर रहा होता है, वो सिस्टम डेवलपर कहलाता है। ठीक है, जब हम लोग यूज़र की बात करेंगे तो यूज़र जो है वो फर्दर 3 चीज़ों में डिवाइडेड होगा। ठीक है, सबसे पहले डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, जो उसको हैंडल कर रहा होगा। मींस कि अगर आपका स्कूल बेस्ड डेटाबेस है या फिर आपका जो है यूनिवर्सिटी बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है, तो उस मैनेजमेंट सिस्टम को हैंडल करने वाला एडमिनिस्ट्रेटर होगा। फिर उसके अंदर कोई फ्लॉज आ जाता है, हमें कोई न्यू चीज़ें उसके अंदर अपडेट करनी होती है, तो हमें सिस्टम डेवलपर की ज़रूरत होती है। सिस्टम डेवलपर क्या करता है? वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए न्यू डेटाबेस जनरेट करके देता है, क्रिएट करके देता है, या फिर जो पहला डेटाबेस होता है उसके अंदर न्यू चेंजेस अपडेशंस ला कर देता है। फिर आ जाता है एंड यूज़र। एंड यूज़र कौन से होते हैं? एंड यूज़र वो होते हैं जो हम डेटा को सिर्फ और सिर्फ लाइटली लेते हैं, उनको देख सकते हैं, उसके अंदर सिंपली अपने CNIC अपने नेम्स को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड यूज़र हम लोग कहलाते हैं। ठीक है, जो सिंपली काम कर रहे होते हैं। फिर आ जाती है डेटाबेस सिस्टम की सेकंड टाइप। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट जो है वो डेटाबेस एप्लीकेशन है। मीन्स कि अब आप लोग ये जितना भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र जो है वो किस टाइप के होंगे, वो पर्सनल पीसीस पर काम करने वाले होंगे, वो इंटरनेशनल पे जो है प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले होंगे। ठीक है, या फिर वो डिपार्टमेंटल काम करने वाले होंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाती है डेटाबेस एप्लीकेशन। डेटाबेस एप्लीकेशन में भी प्रोफेशनल, ठीक है, और पर्सनल। ठीक है, प्रोफेशनल भी होती है, पर्सनल भी होती हैं। पर्सनल एप्लीकेशन वो होती हैं जो हम लोग अपने पीसीज के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। डिपार्टमेंटल एप्लीकेशंस ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि हम लोग अपने मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एग्जांपल एक स्कूल बेस्ड जो है मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ, तो उसको हैंडल करने वाला जो डिपार्टमेंटल एप्लीकेशन होगी वो यूज़ हो रही हो। ठीक है, उसके अंदर काम किया जा रहा हो। फिर आ जाता है इंटरप्राइज एंड इंटरनल डेटाबेस एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन क्या होती हैं बेटा? ये एप्लीकेशन जो होती हैं ये इंट्रानेट, यानी कि जहाँ पर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल स्कूल कलेक्टिवली वर्क कर रहे हों। फॉर एग्जांपल अगर एयरफोर्स की हम लोग लें तो वहाँ पर इंट्रानेट यूज़ होता है। ठीक है, इंट्रानेट का यूज़ क्या होता है? उसके अंदर मल्टीपल इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड, जहाँ जहाँ पर भी उसकी ब्रांचेस होती हैं वो सब एक साथ कनेक्टेड होते हैं, उनका डेटाबेस कनेक्टेड होता है। फिर उस डेटाबेस के थ्रू जो है यूजर्स को राइट्स मिलते हैं, कौन एडमिनिस्ट्रेटर है, कौन सिस्टम डेवलपर है और कौन एंड यूजर है। ठीक है, फिर आ जाती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं, जितने भी टूल्स जो होते हैं, ये सॉफ्टवेयर के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, दैट अलो द यूजर टू डिफाइन एंड क्रिएट एंड मैनेज द डेटाबेस एक्सेस। ठीक है, वो बता रहा है कि सॉफ्टवेयर जो होता है यही बताता है कि किस तरह यूजर ने काम करना है, किस तरह क्रिएट करना है, किस तरह डेटाबेस को एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल MySQL, Oracle, MS Access एंड मैनी अदर थिंग। फिर डेटाबेस सिंपली आप लोगों को बता दिया गया, डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ लॉजिकल डेटा। जब लॉजिकल डेटा की बात करते हैं, मीन्स द लॉजिकल डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फंक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, फंक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पहली चीज़ आ जाती है डिक्शनरी मैनेजमेंट। ठीक है, जब आप लोग देखेंगे कि
आप लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल इस तरह लें कि आप लोगों ने गूगल सर्च किया है, ठीक है? गूगल सर्च में आप लोग लिखते हैं हाउ टू कुक चिकन, ठीक है? हाउ टू कुक चिकन जब लिखते हैं तो वो डिक्शनरी वाइज़ आपके डेटा को सामने लेकर आता है, ठीक है? डिक्शनरी वाइज़ किस तरह होता है, उसको इस तरह सॉर्ट आउट किया जाता है कि या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट हो या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट हो, ठीक है? इस तरह डिक्शनरी मैनेजमेंट करना, डिक्शनरी मैनेजमेंट आप लोगों ने देखा होगा कि कभी आप लोगों ने मैनुअली डिक्शनरी को हाथ में पकड़ा हो तो उसके फर्स्ट पेज पर ए से जो है लेटर के साथ जितने भी वर्ड शुरू हों वो लिखे होते हैं, फिर ए के साथ बी वाले वर्ड यूज होते हैं, टिल जेड तक यूं ही चलता रहता है, ठीक है? इस तरह वो डिक्शनरी मैनेज की जाती है। इसी तरह जब हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, उसके अंदर डेटा पुट करते हैं, तो एज अ डिक्शनरी मैनेजमेंट डेटा को सॉर्ट आउट करता है, ठीक है? फिर डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट, ठीक है? डेटा को स्टोरेज मैनेजमेंट किस तरह हम लोग कि उसके अंदर डुप्लीकेशन ना हो, उसके अंदर डेटा को रिट्रीव करना इजीली हो, स्टोरेज जो है वो अगर हैवी हो जाए तो वो हमें बताए कि आप लोगों को अब हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, अब अपने हार्डवेयर को चेंज करें या फिर उसको अपडेट करें, ठीक है? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग डेटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं और उसको प्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं। किस तरह डेटा को ट्रांसफर किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी जो है वो पाकिस्तान में है और दूसरी कंपनी जो है वो हमारी दुबई में है। अब हमने डेटा को ट्रांसफर करना है यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये क्या होगा कि आप लोगों ने जो डेटा यहाँ पर आपके पास मौजूद होगा उसको एक्सेस करना और उसके राइट्स जो होंगे वो जो दुबई में बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेशन होंगे उनको भी होगा और वो उस डेटा को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, लुक आफ्टर भी कर सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। फिर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के ओनली ऑथराइज्ड पर्सन के जिनको राइट्स दिए गए हैं वही डेटा को मैनेज करें, वही डेटा को एक्सेस कर सकें, ठीक है? मल्टीपल यूज़र एक्सेस कंट्रोल, ठीक है? ये बता रहा है कि मल्टीपल यूज़र एक्सेस कंट्रोल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का किस तरह फंक्शन है कि उसको मल्टीपल यूज़र्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? यूज़र्स हम लोग कहलाते हैं एंड यूज़र। अब जब हम लोग गूगल जो है, गूगल में हमारे सर्चिंग का जो राइट्स है वो हर बंदे को है, जिसके पास एंड्रॉयड होगा, जिसके पास डेस्कटॉप होगा, जिसके पास इंटरनेट होगा, वो इजीली गूगल के अंदर सर्चिंग इंजन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है? फिर वो अपनी मर्जी से चीज़ों को सर्च कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। इट्स अप टू द मल्टीपल यूज़र एक्सेस कंट्रोल, ठीक है? फिर बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट, जब आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के पास जो है आप लोगों का फाइल बेस्ड सिस्टम था जिसके अंदर रिकॉर्ड रजिस्टर्स के अंदर सेव किए जाते थे, ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल उस ऑफिस के अंदर कोई खुदा ना खास्ता जो है हादसा हो जाए, फायर लग जाए, आग लगने की वजह से वो सारे रजिस्टर जो हैं वो जल जाएँ, तो उसकी बैकअप और रिकवरी हम लोग कहाँ से लेंगे? इसके बरअक्स जो है हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम की जब बात करते हैं तो उसके अंदर हाईली बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट है। रिकवरी मैनेजमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोग देखेंगे गूगल ने आप लोगों को रिकवरी और बैकअप मैनेजमेंट प्रोवाइड किया है। किस तरह की? जब आप लोग मोबाइल के अंदर अपना अकाउंट बनाते हैं, गूगल अकाउंट बनाते हैं, तो गूगल जो है आप लोगों को फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है, ड्राइव स्पेस प्रोवाइड करता है, आप लोगों को फोटोज का स्पेस प्रोवाइड करता है। जब आप लोगों की फोटोज मल्टीपल ईयर से बहुत पुरानी हो जाती हैं, मल्टीपल ईयर्स उसको गुजर जाते हैं, तो क्या होता है कि उसका बैकअप और रिकवरी जो होती है वो फास्टली कर रहा होता है। और अगर आप लोगों का स्टोरेज जो है वो ख़त्म होने पर आ जाए तो वो आप लोगों को साथ साथ बता रहा होता है कि अब जो है आप लोगों का स्टोरेज जो है वो खत्म होने पर आ गया। इसको या तो आप लोग सेट कर लें उसकी बैकअप रिकवरी के लिए, या तो आप लोग जो है उसको स्टोरेज को परचेज कर लें, ठीक है? ये फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की होती हैं, ठीक है? अब हम आ जाते हैं RDBMS। RDBMS जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बड़ा भाई है, सही है? आप लोग ये समझ लें कि DBMS जो है वो छोटा भाई है और RDBMS जो है उसका बड़ा भाई है। RDBMS क्या है? वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जितनी क्वालिटीज़ हैं उस क्वालिटीज़ के साथ अब उसके अंदर रिलेशनशिप्स भी हैं, ठीक है? वो रिलेशनशिप्स किस तरह हैं ये हम लोग आगे जाकर देखते हैं, ठीक है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन 1970, ठीक है? आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है? 10 साल के बाद जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के उसका बड़ा भाई यानी कि RDBMS इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है? RDBMS अवॉइड द नेविगेशन मॉडल एज इन ओल्ड
DBMS and introduce the relational model। ये बता रहा है कि ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जितने भी नेविगेशन मॉडल यूज होते थे डेटा को मैनेज करने के लिए, वो सब अवॉइड कर दिए गए। और जब RDBMS जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया तो रिलेशनल मॉडल उसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। वो रिलेशनल मॉडल क्या है? द रिलेशनल मॉडल हैज रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल यूजिंग प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज, इंडेक्सेस एंड मैनी अदर कीज। मतलब अब जो है वो पहले एक टेबल की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता था वो सिर्फ और सिर्फ एक टेबल की डेटा को एक टाइम पर कलेक्टिवली फाइंड कर सकता था। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग RDBMS की बात करते हैं तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हमारे मल्टीपल टेबल्स मतलब एम्प्लॉयज़ की डिटेल का एक टेबल बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स की डिटेल का अनदर टेबल बन गया, प्रिंसिपल की डिटेल का या फिर स्कूल की डिटेल्स का। फिर अब इन चारों टेबल्स को एक साथ जो है कनेक्ट कर दिया। किसके थ्रू कनेक्ट कर दिया? डिफरेंट कीज के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ठीक है। डिफरेंट कीज के थ्रू कनेक्ट कर दिया और जो है उनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट की कौन सी होगी? प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की जो होती है वो डेटा को जो है यूनिक करती है, और फॉरेन की जो होती है वो डेटा की जो है रिलेशनशिप्स के लिए यूज़ होती है, और इंडेक्सेस जो हैं वो उसकी बिट्स ऑफ डेटा होती हैं दूसरी। अच्छा, जिथस द फैचिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ डेटा बिकम फास्टर देन द ओल्डर नेविगेशन मॉडल। यहाँ पर जो RDBMS के अंदर जितनी भी डेटा की फैचिंग हो रही थी, सॉर्टिंग हो रही थी, वो अब फास्टर होती गई, क्योंकि अब जो है वो रिलेशनल डेटाबेस हो गया। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर रिडंडेंसी, डेटा की रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन ना होने के बराबर होती है, ठीक है। उसको एक्सेस करना बहुत फास्ट होता है। द एंटरप्राइज एंड डेवलपर फॉर स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जब इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं तो उसके अंदर कोई मसला नहीं आता और हम लोग इजीली उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। डिफरेंट क्यूरीज लगाकर भी उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी जितनी भी बढ़ती जाएगी RDBMS उसको मैनेज कर लेगा, ठीक है। अब हम लोग RDBMS को थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पर देखें, ये एक टेबल है जिसके अंदर कार्स की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। कार की इंफॉर्मेशन में सबसे पहले कार की आईडी आ गई, फिर मेक आईडी, ठीक है। मेक आईडी क्या है उसकी, मॉडल आईडी क्या है उसकी, कलर आईडी क्या है, और कौन से ईयर में बनाया गया, ठीक है। फिर जो है इसके अंदर मॉडल यहीं से मॉडल आईडी जो है वो उन लोगों ने निकाल दी कि उस मॉडल का मेक आईडी कौन सा है, मॉडल सेकंड आईडी कौन सी है, और मॉडल कौन सा है, ठीक है। मॉडल कौन सा है ये भी बता दिया। फिर इसी के अंदर से उन्होंने कलर्स निकाल दिए कि कलर आईडी जो थी 1 2 3 जो है उसके अंदर कौन कौन से कलर होंगे। अगर कलर आईडी 1 है तो उस कार का कलर रेड होगा, ठीक है। फिर हम लोग मेक की तरफ आते हैं तो वो कौन कौन से मेक बने हुए हैं, BMW और सिटीजन, ये सब जो है उस ब्रांड के नाम आ गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है हाँ, अब आप लोग ये देखें, ये कार वाला टेबल है तो कार आईडी ये जो होगा ना, कार आईडी ये इसके अंदर प्राइमरी की है, ठीक है। मॉडल के अंदर मेक आईडी इसकी प्राइमरी की है, या मॉडल आईडी ले लें आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद कलर के अंदर इसकी कलर आईडी इसकी प्राइमरी की है, मेक के अंदर इसकी मेक है, ठीक है। मॉडल के अंदर मॉडल है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेक जो है ना, मेक की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की जो है कार वाले टेबल में वर्क कर रही है। मींस के ये मेक आईडी सेम यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये सेम यहाँ से आ रही है, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर मेक आईडी को क्लिक किया, जब मैंने मेक आईडी को फाइंड किया, आई वांट टू नो द मेकर ऑफ कार, ठीक है। पहले मैं इंफॉर्मेशन फाइंड करना चाह रही हूँ तो BWM को मैंने सर्च किया तो वो क्या करेगा, वो मुझे बताएगा इसकी आईडी क्या है। फिर मैं इसकी डिटेल में जाना चाहती हूँ तो मैं कार वाले टेबल को क्लिक करते हुए या फिर उसको सर्च करते हुए कुछ कहूँगी या फिर उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड करूँगी तो वो मुझे पूरा बताएगा कि ठीक है क्या है, कार मेक आईडी नंबर 1, उसका मेकर कौन है, BMW है, ठीक है। उसका मॉडल क्या है। जैसे ही 1 बार आएंगे, 1 की इस डिटेल के बाद ये 1 यहाँ पर मैच होगा,
ठीक है, ये 1 यहाँ पर मैच होने के साथ साथ कार की आईडी पता चल गई, कार की आईडी भी 1 है। इसके साथ साथ हमें पता चल गया मॉडल 1 है। मॉडल 1 जब यहाँ पर कनेक्ट हुआ, जब मॉडल 1 यहाँ पर कॉल हुआ, इस टेबल के अंदर आ गए। मॉडल 1 के अंदर हमारे पास मॉडल कौन सा है, M3 है। ठीक है, M3 के बाद उन्होंने कलर देखा, कलर कौन सा है, 3 है। जब 3 की बार आई तो हम कलर वाले टेबल में आ गए, कलर वाले टेबल में 3 में देखा तो ब्लू है। अब इंफॉर्मेशन को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, द कार ID नंबर 1, maker ID number 1, maker R BMW, model 1, model ID is 1 and model is M3 and color ID is 3 and the color code is green। ठीक है, it is designed in 2000। ठीक है, हम लोग इस तरह उसको बता सकते हैं। डेटा को फाइंड करना, डेटा को गेट करना बहुत इजी हो जाता है रिलेशनल डेटाबेस को, इसको समझना सबसे बड़ी अच्छी ट्रिक है। फिर अब आ जाते हैं हम लोग डिफरेंस की तरफ पर। इंट्रोडक्शन, डिफरेंस ये जो है आप समझेंगे समरी है। ठीक है, DBMS जो है 1960s में इंट्रोड्यूस किया गया, RDBMS 1970s में। ठीक है, ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन इट फॉलो द नेविगेशन मॉडल, नेविगेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर डेटा स्टोरिंग एंड फैचिंग। ठीक है, डेटा को सॉर्टिंग करना, स्टोरिंग करना और फैचिंग करना इसके अंदर पॉसिबल था। ठीक, दिस मॉडल वाज रिलेशनल बिटवीन द टेबल यूजिंग प्राइमरी कीज एंड मीन्स के RDBMS क्या है, RDBMS टेबल्स पर डिपेंड करता है। RDBMS के अंदर हम लोग कीज यूज करते हैं डेटा की रिलेशनशिप के लिए, डेटा की सिक्योरिटी के लिए, डेटा की यूनिकनेस के लिए। ठीक है, डेटा फैचिंग इज स्लोअर फॉर कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बट इन RDBMS कंपैरेटिवली फास्टर बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशनल मॉडल। ठीक है, रिलेशनल मॉडल मीन्स हर टेबल दूसरे टेबल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, यूज्ड फॉर एप्लीकेशन यूजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, इसके अंदर जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज होते हैं, लेकिन जो RDBMS के अंदर एप्लीकेशन यूज होती हैं वो ह्यूज एप्लीकेशन होती हैं और लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल कर सकती हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास सिंपल DB आता है, डेटाबेस आ जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्योंकि वो डेस्कटॉप जो है डेटाबेस को मैनेज करता है। लाइब्रेरी ऑफिस बेस डेटाबेसेस जो आ जाते हैं, फॉक्स प्रो आ जाती है। लेकिन RDBMS की एग्जांपल के अंदर हमारे पास SQL सर्वर आ जाता है, MySQL आ जाता है, Oracle आ जाता है, मेरा DB आ जाता है, SQLite आ जाता है। दिस इज इट फॉर टुडे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या फिर कोई मुश्किलात आप लोगों के सामने पेश आई हो या आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।